चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपका जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसका ये लास्ट चैप्टर है। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओरल ही डिस्क्राइब करने लायक हैं, और इसमें ज़्यादा आपको एनसीईआरटी के बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। खासकर इस चैप्टर में आप बेसिकली आप एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आप जितनी भी जानते चले जाएंगे कोई फ़ायदा उसका आपको बोर्ड में भी नहीं मिलना है, और जो कंपटीशंस होते हैं इसमें भी इस चैप्टर में मोस्टली आप एनसीईआरटी कवर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर को अगर आप 2-3 घंटे का लेक्चर लगातार सुन ले तो ये चैप्टर 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। और मैं एनसीईआरटी से लेकर आया हूँ, क्योंकि हाँ, आपको ये बता दें कि कितना इजी ये चैप्टर है और किन बातों पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो चैप्टर की यूनिट्स के पार्ट्स को डिस्क्राइब करें अगर, तो इसमें 5 पार्ट्स आपके जो बेसिकली यहाँ पर दिए हुए हैं, देख रहे हैं, ये पाँचों पार्ट्स, यही 5 पार्ट आपके इस टॉपिक में पूरे के पूरे कवर होने हैं बस। इसमें से सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं बोर्ड में भी और कॉम्पिटिशन्स में भी। वो आपका एक ये सॉरी, इसमें तो वो टॉपिक नहीं दिया हुआ है। एक तो आपका इनफर्टिलिटी, ठीक है, और दूसरा जो आपका एक टॉपिक है, पहले उसको छोड़िए, पहले आपको ये डिस्क्राइब कर दें हम कि जो चैप्टर है इसमें बेसिक्स आपको कैसे पढ़नी है। सबसे पहले इस चैप्टर में ये जानना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप। अपनी लैंग्वेज में भी अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि कुछ संस्थाएं ऐसी जो इसका डेफिनेशन दी हैं, और इन संस्थाओं की डेफिनेशंस को लिखना ज़रूरी होता है। जैसे WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या समझता है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इस पेज पे आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्क्राइब किया है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्क्राइब करने के साथ साथ ये बताया है कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन से मेजर्स हैं जिनको लिया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इस पूरे पार्ट में यही दिखाया गया है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम आपको बता दें कि इस पूरे इन 2 पेजेस में सिर्फ आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन सही आनी चाहिए, इसके मेजर्स क्या इंडिया में, इसको लेकर क्या क्या चीज़ें की गई, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। हमने इसका अलग ही कंटेंट बना रखा है, वो भी हम आपको बता देंगे इसमें। जो अगला टॉपिक आता है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, मतलब अचानक से पॉपुलेशन का या कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का बढ़ जाना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के कारण, पॉपुलेशन के कारण, एक्सप्लोजन के कारण क्या है, यानी अचानक कम टाइम में एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रो का जाना, इसके कारण क्या है, और साथ ही साथ ये है कि इसको कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं। तो इस पूरे पेजेस में यही दिया हुआ है। अब ये आपका वो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है आपका यही है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पॉपुलेशन जो इतना तेज़ पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक आपका आएगा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, फर्टिलाइजेशन ना होने देना, या फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। ठीक, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, नेचुरल तरीके क्या हैं, मेडिकल तरीके क्या हैं, जितनी भी इस पूरे पेजेस में आपको जितने डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्शन का मैंने बताया कि जो है टू अवॉइड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के कितने तरीके इंडिया में हैं या ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं, और कितने सक्सेसफुल हैं, कितने सक्सेसफुल नहीं हैं, किस किस टाइप के हैं, केमिकल मेथड्स क्या हैं, बैरियर मेथड्स क्या हैं, सर्जिकल मेथड्स क्या हैं, ये पूरे के पूरे में पार्ट में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी इस चैप्टर का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये था कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन एग्जैक्ट आनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको आप डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स क्या हैं, मेजर्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, यानी किस तरीके से हम जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के तरीके हमारे पास हैं। 3 टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, ये कोई विशेष टॉपिक नहीं है। इसके बाद जो ये अगला टॉपिक है ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडीज़। तो ये भी बहुत उतना जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बस आपको जानना कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो बाई सेक्सुअल ट्रांसमिशन इनका हो सकता है, इसके बारे में बताया। जैसे फॉर एग्जांपल एड्स है, HIV है, इन सब के बारे में बात की गई है। तो आपको ये जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, डिजीज़ हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। यानी कि अनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अब वो अनएबिलिटी क्यों हो रही है, मेल की वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से हो रही है कि फीमेल में प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, मेल फीमेल दोनों पार्टनर में से किसी में या दोनों में किस समस्या से जो है वो
प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। और जो है तो उसके बारे में डिस्कस किया गया कि इनफर्टिलिटी क्या क्या कारण है, इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा इस पर जो ज़्यादा प्रेशर दिया गया है वो ये है कि किस तरह से इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जाए। यानी कि इन विट्रो कंडीशन में, यानी कि हम लैब कंडीशन में जो है दवाइयों से किस तरीके से हम किस तरह से मेडिसिन की मदद से हम इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं, या कुछ ऐसी इनफर्टिलिटीज़ जिसको हम नहीं ठीक कर सकते हैं मेडिकेशन से, उसके लिए क्या आर्टिफिशियल तरीके हैं, क्या ऐसे तरीके हैं जिससे जो है किसी भी कपल को जो है वो एक जो है अगर हमको उनको रिप्रोडक्शन के लिए अगर उनको एक बेबी चाहिए तो किस तरीके से वो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो नेचुरल मेथड है उन्हीं से ही जो है आप वो बेबी उनको प्राप्त मिल सकता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो इस पूरे के पूरे पेजेस में ये बताया गया कि किस तरीके से जो है आज के समय में इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में या किसी कपल को बेबी गेट करने में क्या क्या मेडिकल कंडीशंस हैं जिनसे जो है ये चीज़ पूरी की जा सकती है। तो इनफर्टिलिटी के बारे में बात हुई तो इसमें 3 टॉपिक आपके मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए। पहला आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, और थर्ड आपका जो है ये है इनफर्टिलिटी। इन्हीं 3 पर फोकस होना चाहिए। ये 3 का फोकस अगर आपने कर लिया तो चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर को मेजर्स को लेकर इंडिया में क्या क्या चीज़ें चली, ठीक है। सेकंड, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और इनफर्टिलिटी। इतने में चैप्टर खत्म हो जा रहा है। 4 पेजेस का गिना चुना चैप्टर है, देख लीजिए 1, 2, 3 एंड 4, 4 चैप्टर्स, 4 पेजेस का ये चैप्टर है। लेकिन उससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कुछ हमने इस टॉपिक पर, यानी कि जो यहाँ से स्टार्ट होने से पहले, ये इस टॉपिक पर आने से पहले, कॉन्ट्रासेप्शन पर आने से पहले, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, उस पर आने से पहले इन 2 पेजेस में जो कहानी कही गई है, इस फर्स्ट पेज में, ये सेकंड पेज और थर्ड पेज, इन 3 पेजेस में जो कहानी कही गई है, इस पूरे ओवरऑल ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहाँ क्या बातें कह रहे हैं, इसको हमने बाय नोट्स क्लियर करके यहाँ पे लिख लिया। और इसको ओरली ही समझाना सबसे बेहतर होगा क्योंकि इसका कोई खास मैकेनिज्म नहीं है। तो आपको यहाँ से समझा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। इसमें आप ये याद रखिएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन हमेशा जो अकॉर्डिंग टू WHO है, यही बोर्ड में जो है इस पे सब पूरे नंबर आपको फुल तभी मिलते हैं जब आप इस WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई इसको अगर आप लिखते हैं। अपने अपने चीज़ों में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, जैसे सिंपली हम कह सकते हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, WHO आपको ये बताना चाह रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर ठीक हैं तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। बहुत सारी और कंडीशंस होती हैं जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आवश्यक है। जैसे WHO के अकॉर्डिंग क्या है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन ही आपको हमेशा याद रखनी, यही बोर्ड में आपको डेफिनेशन भी लिखनी है। तो इसमें आपको इस डेफिनेशन को समझ लीजिए क्या कहा गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, ठीक है। पहली बात तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो फिजिकल कंडीशन है, ठीक है, यानी फिजिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मतलब जो उसमें स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक। इमोशनल आपके अंदर जो है वो इमोशनली आप फिट होने चाहिए, कोई इमोशनल आपके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज़ ना हो, ठीक है। बिहेवियरल आपके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज़ ना हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ सोशल कोई डिफॉर्मिटी ना हो, यानी कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली अगर इन सब तरीक़ों से आप फिट हैं तभी आप बेटर आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। यानी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपका माइंड स्टेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे होने चाहिए, आपकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोशल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, आपके बिहेवियर्स अच्छे होने चाहिए। इन सब को लेते हुए WHO मानता है कि ये सब चीज़ें जब पूरी तरीके से फिट होती हैं तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माने जाते हो। ये अकॉर्डिंग टू WHO है, ठीक है। इसने कह भी दिया है ए टोटल वेलबींग, हर तरीके से हर एस्पेक्ट में जो है आप फिट होने चाहिए, तभी माना जाता है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये बेटर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे कहा गया था इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स फॉलोइंग फैक्टर। किसी भी सोसाइटी के लिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या फैक्टर्स हैं, मतलब अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए किसी सोसाइटी में अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी हैं, जिन फैक्टर्स का सही होना ज़रूरी है, इन एस्पेक्ट्स का सही होना ज़रूरी है, उसको डिस्कस किया गया। तो उसको पॉइंट वाइज 4 पॉइंट में आप कह सकते हैं। पहला, वहाँ की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए किसको लेकर, सेक्स से रिलेटेड मैटर्स को लेकर, ठीक है। सेक्स रिलेटेड मैटर्स का मतलब हो गया कुछ भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जानकारी,
ठीक है। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी की जो सही मतलब साइंटिफिकली जो उसकी जितने बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो उसको उसके बारे में अवेयरनेस उसको होनी चाहिए। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल रिलेटेड मैटर्स। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर। यानी कि उस सोसाइटी में मेडिकल फैसिलिटी यानी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में जो है जब यानी कि डिलीवरी के समय कहीं ना कहीं जो मेडिकल का रोल है उसमें बढ़ना चाहिए। यानी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं डिलीवरीज़ में, अगर वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी मेडिकल फैसिलिटी अगर इन्वॉल्व होती है डिलीवरीज़ में, तो ये माना जाता है कि जो डिलीवरीज़ हैं यानी कि वो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब इससे भी तो हो रहा है कि आप कितने पुर्जनी आप जैसे किसी सोसाइटी का रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो कैसे आप पता लगाते हो, इससे पता लगाते हो कि वहाँ की पॉपुलेशन में क्या बर्थ रेट है, बर्थ किस तरीके से हो रही हैं, क्योंकि और तो मेजर्स आपको जानने में समय लग जाएगा अगर आप ये देखते हो कि पॉपुलेशन में कितनी बर्थ हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली तो आप यहीं से पता लगाते हो ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है कि नहीं है, तो इससे पता लगाते हो कि आप जो है कितने जो है हेल्दी बर्थ जो है कितने जो बर्थ्स हो रही हैं सोसाइटी में वो कितनी कारगर हैं, कितनी सही हैं, और जो है कितनी ये कह सकते हैं कि कितनी हद तक जो है वो उसमें इम्प्रूव्ड है, यानी कि बर्थ रेट कितना बढ़िया है। तो बर्थ रेट तो तभी बढ़िया होगा ना जब मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर होंगी। तो इसीलिए इसने कहा है कि ये एस्पेक्ट ज़रूरी है कि इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होनी चाहिए, प्लस पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल का मतलब क्या होता है कि बच्चे के जन्म होने के बाद को ही हम लोग बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर किसका, मदर का भी और बच्चे का भी, ये केयर बेटर होना चाहिए सोसाइटी में, लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, जिससे कि मैटरनल का मतलब क्या हुआ, मदर पार्ट। ठीक है, बच्चे के जन्म होने के बाद मदर के या जन्म होने के बाद या जन्म होते समय बच्चे के और माँ के दोनों की जो मरने की संभावना है या जो मरने की रेट है उस सोसाइटी में वो काफ़ी कम होना चाहिए। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है उस सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। थर्ड पॉइंट है बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं इसको डिटेक्ट करना, उस सोसाइटी में जो मेजर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि आप उस सोसाइटी में आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को डिटेक्ट करने का तरीका आपके पास होना चाहिए और उसको क्योर करने का भी तरीका होना चाहिए, और उस प्लस नॉलेज भी होनी चाहिए वहाँ के पीपल्स को इसके बारे में। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि कहीं ना कहीं सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ का बढ़ावा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती हैं। अगले पॉइंट को देख लें, सम ऑफ द मेजर्स टेकन फॉर अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर। इंडिया में खासकर बात की जा रही है कि इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या अवेयरनेस की गई, क्या क्या चीज़ें की गई। तो आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये कहा गया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द अमंग्स दोज कंट्रीज़ who were initially initiated the programs of family planning। भारत उन देशों में से एक है जो शुरुआती समय में अपने आप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है चला चुके हैं। दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वेर इनिशिएटेड इन इंडिया 1951 में स्टार्ट हुआ, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वो होते हैं जो फैमिली की बेटर कंडीशन के लिए, उनके अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, और ये देखना कि जो है फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और उनके हिसाब से चाइल्ड बर्थ क्या है, मॉर्टेलिटी रेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करना होता है सोसाइटी को, वही है आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। वो 1951 में इंडिया में स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें पीरियोडिक चेंजेस होते रहे और काफ़ी इम्प्रूव्ड कंडीशन में, यानी इस प्रोग्राम को काफ़ी इम्प्रूव किया गया। इम्प्रूव करने के बाद जो एक नया प्रोग्राम आया उसका नाम था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर RCH, जो अभी ये कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है 1997 में लॉन्च हुई। यानी वही जो आपका फैमिली प्लानिंग था वो अब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर इस नाम से, यही प्रोग्राम अब काफ़ी इंप्रूव होने के बाद इसका नाम बदल गया, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH इन 1997 में लॉन्च हुआ। फैमिली प्लानिंग का जो ये काफ़ी इंप्रूव्ड वर्जन था एक तरीके से कह सकते हैं। और फिर मेजर टास्क ऑफ RCH प्रोग्राम सर, अब ये आपको याद रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेजर टास्क क्या है, यानी RCH जो प्रोग्राम होते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम्स होते हैं इनका मोटिव क्या होता है, ठीक है, इनको करना क्या होता है। तो इनके जो बेसिक फंक्शन है ये जानना यहाँ जरूरी है यहाँ पर। तो इनके बेसिक फंक्शन है, जैसे पहला फंक्शन इसमें कहा गया क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल्स अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। पीपल्स में अवेयरनेस क्रिएट करना किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी रिप्रोडक्शन से जुड़ी जितनी जानकारियाँ हैं उसके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पीपल्स को अवेयर करें।
सेकंड कहा गया प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, वही चीज़ हुई। जितना हो सके हम पीपल्स को जो फैसिलिटीज़ हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई सारी की सारी फैसिलिटी जहाँ तक हो सके हम उसको जो है उन तक उपलब्ध कराएं। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गवर्नमेंट भी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ये सारी की सारे जो है ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो भी एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि प्रचार करना बाई पेंट दीवालों पे पेंटिंग के थ्रू, और क्या ना पंपलेट के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू, कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, इस सभी तरीक़ों से जिस भी तरीके से जो है हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया सके वो किया जाए। ठीक है, ये मोटिव होता है आरसीएच का। और अगला आपका है इन स्कूल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सेक्स एजुकेशन स्कूल में जो है नेसेसरी की गई, इसके बारे में कहा गया है। इन स्कूल इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन फॉर एडोलसेंट्स, टू डिस्करेज देम फॉर बिलीविंग इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड इश्यूज। एडोलसेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एटसेट्रा। यानी कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन को नेसेसरी करना, या फिर कह सकते हैं कि ना नेसेसरी तो उसको बढ़ावा देना, इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, उसको एक मिडिल लेवल पर जो बच्चे हैं जो एडोलसेंट एज में हैं उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सेक्स करने के तरीके क्या हैं इसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, सेक्स एजुकेशन का मतलब हुआ कि पहली बात तो बच्चों को जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके काम करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर की सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उनकी जो फंक्शनिंग है यानी उसके डिफरेंट पार्ट का जो फंक्शन है वो याद होना चाहिए। हार्मोनल जो चीज़ें चेंजेस होते हैं ये आपको सही मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो पुराने मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है ये दूर हो जाए उनके। ठीक है, तो इसमें पॉइंट देखिए क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सही जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। वैसे बेसिकली स्कूल लेवल पे होता क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जानकारी देना ही, इस पर खुल के जितना बात कर सकते हैं आप, वो जितना बात आप बच्चों से कर सकते हैं, जितना वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में समझे उतना ही उस सेक्स के बारे में सही जानकारी रखेंगे। ठीक है, एडोलसेंस एज में, यानी कि जब एडोलसेंस एज होता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कैसे होते हैं, किस तक, ताकि जो है जब तक वो एडोलसेंस एज में होने वाले चेंजेस को नहीं समझ पाएंगे तब तक वो ये नहीं जान पाएंगे कि हाँ किस तरह हमें उनको कंट्रोल में रखना है। ठीक है, जब तक वो अवेयर होते हैं कि हमारे साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। एडोलसेंस एज में क्या होता है, जो डिज़ायर होते हैं डिफरेंट चीज़ों के बदल जाते हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस स्टेज पर हैं, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमें अपने आप को कंट्रोल किस तरीके से करना है। ठीक है, और सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करना है उनसे। ठीक है, बहुत सारे जो आप कह सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनसे बचने के तरीके क्या क्या हैं, ये सब उनको जानकारी होनी चाहिए। ये जो है ये मोटिव होता है सेक्स एजुकेशन का इंट्रोड्यूस करने का एडोलसेंट एज पे। ठीक है, और ये भी एक मोटिव है किसका, आरसीएच प्रोग्राम का। फिर अगले मोटिव की बात करें तो मैरिड कपल्स और आर दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप। मैरिड कपल्स, जो मैरिड यानी वो कपल्स जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, जो शादी करने की उम्र के हैं, उनको एजुकेट करना चाहिए किसके बारे में, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में। अवेलेबल एजुकेट अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस क्या हैं, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर करने के जो तरीके होते हैं उनका क्या तरीका है, यानी प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे करनी है, उनको कब कैसे क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी है बच्चे के सही विकास के लिए, या फिर किस मंथ में उनको किस तरह की प्रैक्टिसेस करनी है, यानी कि किस तरीके से अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाने हैं। ये यानी प्रेग्नेंट मदर की जो केयर है इसके बारे में जानकारी उनको होनी चाहिए। पोस्ट नेटल केयर के बारे में जानकारी, यानी डिलीवरी होने के बाद जो केयर करनी है वो उनको, वो अपनी और बच्चे की दोनों की, उसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड एक्सेट्रा, ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए कि जो है मेल और फीमेल की अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों ज़रूरी है समाज के लिए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसका जो नेक्स्ट मोटिव है आरसीएच का, जो नेक्स्ट मोटिव है वो है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान्स लाइक प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी। ये इन शब्दों को अगर आप बोर्ड में लिख दीजिए ना तो आपका काम पूरा हो जाता है, समझ लीजिए। यानी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस प्लान्स, यानी कि वो सारे एक्शंस, वो सारे प्लान जो प्रोवाइड कराएं, जो वो सारे एक्शंस और वो सारे प्लान जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पीपल्स को, किसके बारे में, मेडिकल असिस्टेंस के बारे में, एंड केयर टू रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनके बारे में, उनको मेडिकली क्या क्या जानकारी है वो होनी चाहिए।
ठीक है। प्रेगनेंसी के बारे में उनको बेस्ट जानकारी होनी चाहिए, डिलीवरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में जानकारी उनको होनी चाहिए, अबॉर्शंस से रिलेटेड मैटर्स की जानकारी उनको होनी चाहिए, कब जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शंस यानी कि बर्थ कंट्रोल करने के लिए, यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के जो तरीके हैं वो उनको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए पूरी सोसाइटी को। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हैं ये भी जानना ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है इसकी वजह क्या है, इसको दूर करने का तरीका क्या है, ये सारी जानकारी जो है ये मुहैया कराना, यानी कि ये चीज़ें जो है सोसाइटी को या फिर सिर्फ उन कपल्स को जो जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जो शादी करने की उम्र के हैं या जो एडोलेसेंट एज पर स्टूडेंट्स हैं, इन सब की जानकारी उनको मुहैया कराना, ये मोटिव है किसका, आरसीएच का, यानी सॉरी इसका नाम बार भूल जा रहे हैं, आरसीएच का यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का, जो कि 1997 में आया, इम्प्रूव्ड होकर। पहले ये इसका नाम था फैमिली प्लानिंग, ठीक है, 1951 में। उसके बाद इम्प्रूव्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके मोटिव से ही हैं। अगला जो इसका स्टेप है वो कहा गया स्टैचुरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस पे बैन करना जरूरी है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए होता क्या है, एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लेते हैं कि ये आपका फीटस है, ठीक है, ये फीटस है और ये मदर का स्टमक है, ये फीटस है। अब फीटस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर पैक होता है, ठीक है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियन, ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ये आपका फ्लूइड क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा एक एमनियन की कवरिंग में एक पन्नी की थैली जिसको बोलते हैं, आउटर लेयर जो है एमनियन लेयर होती है, ये जो चाइल्ड को फीटस को सराउंड करती है, ठीक है, और बगल बीच में क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, और ये आपका फीटस हो गया, ये आपका हो गया फीटस, ये क्या हो गया आपका एमनियोटिक फ्लूइड, ये हो गया एमनियन, और ये आपका हो गया प्लेसेंटा, ठीक है। अब जो ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, असल में होता है क्या, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जब बच्चे का डेवलपमेंट होते समय इसकी बॉडी की कुछ सेल्स जो होती हैं ये इससे टूट कर यानी बिखर कर इस एमनियोटिक फ्लूइड में आकर गिरती रहती हैं, यानी कि जब इस बॉडी की सेल्स अगर बिखर कर समय समय से इस एमनियोटिक फ्लूइड में आया करेंगे, इसका मतलब इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या हो गई, इस फीटस की सेल्स आ गई। अब होता क्या है कि ये भी याद रखिएगा कि कम से कम जो है सॉरी हाँ 15 वीक्स, ठीक है, 15 और 20 वीक्स के अबव की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तभी एमनियोसेंटेसिस हम कर भी कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेट प्रेगनेंसी में 15 से 20 वीक प्रेगनेंसी की कम से कम बीत चुकी हो, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको इंजेक्शन से क्या करते हैं हम लोग, ये एक्सपर्ट्स होते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, इस बॉडी की सेल्स हैं। अब इस सेल्स को जो है हम लोग अपने जो है कई तरीक़ों से करते क्या है, इस सेल्स जो सेल्स आई हैं इसमें, इन सेल्स में जो क्रोमोसोमल पैटर्न है, यानी सेल्स में जो क्रोमोसोम का पैटर्न है उस पैटर्न को पहचान लेना जरूरी होता है। ये लोग पहचान लेते हैं, अगर इस पैटर्न को पहचान सकते हैं तो हम जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वो पहचान सकते हैं, ठीक है। तो पहले से हमको जानकारी हो जाती है कि बच्चे के अंदर कोई अगर क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसकी जानकारी हमको हो जाती है। बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ही पता लगते हैं, ठीक है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में बॉडी की फीटस की सेल्स हैं। इस सेल्स अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लें तो इसमें उसकी सेल्स आ जाएंगे और इस सेल्स से हम उसमें जो क्रोमोसोमल पैटर्न है फीटस के वो मालूम कर सकते हैं। क्रोमोसोमल पैटर्न से हमको मेनली जो है डाउन सिंड्रोम हुआ, टर्नर सिंड्रोम हुआ, क्लिप्सन लाइन फिल्टर सिंड्रोम हुआ, इस तरह के बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम पहले से जानकारी रख सकते हैं बच्चे के बारे में, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता, ये इसीलिए एमनियोसेंटेसिस को बनाया गया था। इसका जो मोटिव था वो यही था, ठीक है, कि डेवलपिंग बेबी के बारे में ये पहले से डिटेक्ट कर लेना कि उसके अंदर कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, इसको पहले से जानकारी रखना, और अगर हो सके तो इसकी कोई केयर अगर पहले से हो तो की जा सके, इसलिए एमनियोसेंटेसिस को बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अगर आप क्रोमोसोमल पैटर्न देख रहे हैं तो क्रोमोसोमल पैटर्न अगर आप है तो आप आराम से एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये तो एमनियोसेंटेसिस का इसलिए बनाई गई थी ताकि जो है हम होने वाले बच्चे की पहले से कुछ जो उसकी अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो उसकी हम जानकारी ले सकें। लेकिन इसका मिसयूज़ होने लगा, लोगों ने इससे आप उस क्रोमोसोमल पैटर्न से आप उसको ये भी पता लगा सकते हो कि वो मेल है कि फीमेल है, क्योंकि एक्स वाई पैटर्न क्रोमोसोम का तुरंत ही डिफरेंट अलग नज़र आ जाता है। तो बाद में इसका मिसयूज़ होने लगा और लोगों ने इसको जो है फीटस का सेक्स डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करने लगे कि मेल है कि फीमेल है। अगर ये मालूम पड़ा कि फीमेल है तो फीमेल फ्यूटिसाइड्स यानी कि गर्भपात जिसको बोलते हैं, कि बच्चे को मतलब डेवलप होने से पहले ये अबॉर्ट करा देना, अगर ये जानकारी हो जाए कि वो फीमेल है। ये समाज में काफ़ी बढ़ने लगा, इसलिए इस पर बैन लग गया, ठीक है। ये जानकारी हमने इसके बारे में आपको यहाँ बताइए। तो एमनियोसेंटेसिस को बैन करना भी आरसीएच का एक मोटिव था,
ठीक है। अब उससे ज़्यादा उस पर डिस्कस करने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं और इनफर्टिलिटी के ऊपर बात करना है। अब थोड़ी सी बात आपसे डिस्कस कर लें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इस पर अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीज़न क्या है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने का तरीका क्या हो सकता है, ये आपका एक सर्टेन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। एमनियोसेंटेसिस के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। इधर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन जो है WHO के अकॉर्डिंग क्या है, ये पूछी जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या हुआ, तो सीधे ये ध्यान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लेस टाइम पीरियड में, एक कम समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जाना, यानी द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अचानक ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में वृद्धि हो जाना एक पर्टिकुलर कम समय में ही, इसे बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि अभी पिछले 2 दशकों से ये काफ़ी तेज़ी से हमारे यहाँ इंडिया में, चाइना में काफ़ी बढ़ा है पॉपुलेशन। तो एक काफ़ी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की काफ़ी ज़्यादा हो जाए कम समय में, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, रीजंस क्या हैं, इसके रीजन बिल्कुल स्पष्ट हैं। इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई। हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज़ होने से क्या हुई, इससे जो है लोगों को अगर कोई रिस्क होता है कि मरने का, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मॉर्टिलिटी तो उनकी घट जाती है, यानी कि उनके मरने की संभावना कम हो जाती है। तो इससे जो है सर्वाइवल रेट काफ़ी बढ़ गया, जिससे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। डिक्रीज डेथ रेट, इस डेथ रेट घटती चली गई, किस रीजन से, इसी वजह से, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई। डिक्लाइंड मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट का मतलब क्या हुआ कि बच्चे के जन्म के बाद या बच्चे के जन्म होते समय माँ के मरने की संभावना पहले बहुत होती थी, लेकिन अब मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ जाने की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे केस में ऑपरेशंस कर दिए जाते हैं। कोई कंडीशन अगर बच्चे की ख़राब है तो, जिसमें ऐसा लगता हो कि बच्चे और माँ दोनों को खतरा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेशन से ठीक टाल दी गई, जिससे मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट घट गई। मैटरनल मॉर्टिलिटी का मतलब कि जो माँ है, जो बच्चे को जन्म देने वाली है, दे चुकी है, ठीक है, उसके मरने की रेट घट गई, और जिसकी वजह से इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट भी घट गई। इसकी वजह से, इन दोनों में डिक्रीज होने की वजह से कि जो है वो पॉपुलेशन जो है, मतलब बढ़, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ता कैसे है, 2 तरीके, या तो बर्थ ज़्यादा होने लगे, या तो फिर ये हो जाए कि बर्थ जितनी हो रही उतनी ही हो, लेकिन डेथ रेट कम हो जाए, तब भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो मेनली यही प्रॉब्लम हुई कि बर्थ रेट तो वही था, लेकिन जो डेथ थी वो उस पर कंट्रोल हो गया था। ठीक है, और ये आपका हुआ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिस्पॉन्स रिप्रोडक्टिव एज, और ये भी वो रीजन है कि रिप्रोडक्टिव एज की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी, यानी कि पता लगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 60% लोग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, यानी कि अभी वो फर्टाइल हैं, यानी कह सकते हैं कि वो उनकी जो एज है वो 18 से लेकर 40 साल या 45 साल के बीच में है। तो ये काफ़ी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव स्टेज होता है। तो पॉपुलेशन में अगर इनकी एज वाले व्यक्ति ज़्यादा बढ़ गए तो ही पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा पीपल्स होंगे तो भाई रिप्रोडक्शन भी तेज होगा, नहीं बर्थ भी तेज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बात करिए कि अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज अराउंड 1.7%, दैट इज 17 पर 1000 पर ईयर। यानी कि 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या था, 2001 में जो सेंसस हुआ, ये इंडिया की बारे में बताया जा रहा है। 2001 में जो जनगणना हुई, इसमें मालूम पड़ा कि जो ग्रोथ रेट है वो 1.7% है, यानी हर 1000 पीपल्स में से 17 लोग बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर इस साल 1000 है तो अगले साल 1017 हो जा रही है हर साल। तो ये हो गया पर 17, यानी 17 पर 1000 का इंक्रीज़ है, 17 पर 1000 का इंक्रीज़ है पर ईयर का। ये इंडिया की कैलकुलेशन है। बाय दिस रेट पॉपुलेशन को डबल इन 33 ईयर्स। और इसके हिसाब से क्या कहा गया कि अगर इस तरह का रेट हुआ, 1.7% का इंक्रीज़ हुआ पर ईयर, तो क्या होगा, 33 सालों में जो हमारी पॉपुलेशन होगी डबल हो जाएगी। यानी डबलिंग टाइम उसका क्या हो जाएगा, 33 साल। यानी 2001 में अगर पॉपुलेशन 1 अरब है तो 2033 में पॉपुलेशन 2 अरब हो जाएगी। डबलिंग रेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा है 33 ईयर का। अभी धीरे धीरे 2011 सेंसस में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बर्थ रेट इतना ज़्यादा है कि उसकी डबलिंग टाइम बता दिया गया 30 साल। यानी कि 30 सालों में जो है, अगर जिस तरह से ग्रोथ हो रही है इस तरह से अगर ग्रोथ हो रही है तो 30 सालों में जो है पॉपुलेशन जस्ट डबल हो जाएगी। तो डबलिंग रेट बताया गया है। ठीक है, ये 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो, तो ये एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ही बता रहा है। इसमें कहा गया मेथड्स टू प्रिवेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के मेथड्स को रोकने के मेथड क्या है, वो तो सीधी सी बात है। रेजिंग द मैरिजेबल एज टू 18 ईयर फॉर फीमेल्स एंड 21 ईयर फॉर मेल्स। ये इसी वजह से किया गया भाई, मेल्स की जो मैरिजेबल एज है वो 18 कर दीजिए, फीमेल्स की 21 कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो जैसे अगर 16 साल पे 15 साल पहले शादियाँ होती थी तो इससे क्या होता था, एक लॉन्ग रिप्रोडक्टिव फेज़ मिलता था, जिसमें पता लगा कि उन्होंने शुरुआत से ही बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया, तो उनको ये काफ़ी लंबा टाइम मिल गया और वो काफ़ी अपने जीवन काल में 8-10 बच्चे पैदा कर लिए। लेकिन अगर उनकी शादी लेट में होगी तो शादी लेट में होती है तो रिप्रोडक्टिव एज उनका काफ़ी कम होगा और उस कम समय में वो कम ही बच्चे पैदा कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ बताई गई कि जो है मैरिजेबल जो एज है ये बढ़ा दी जाए।
कपल्स विद स्मॉल फैमिली शुड बी इनकरेज इन प्रोवाइड इंसेंटिव्स। ये तो सीधी सी बात है कि स्मॉल कपल्स यानी स्मॉल फैमिलीज वाले जो कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, यानी वो कपल्स जिनकी फैमिलीज स्मॉल हो, जैसे हम दो हमारे दो वाला जो स्लोगन था, ये काफ़ी जो है इसको इनकरेज किया गया, बढ़ावा दिया गया और उनको इंसेंटिव देने की बात कही गई। हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट जो यहीं से स्टार्ट हुआ। बर्थ कंट्रोल फॉर मोटिवेटिंग कपल्स टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब यहीं से चैप्टर का जो प्रमुख पार्ट है वो स्टार्ट होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या हुआ कि वो सारे मेथड जिस मेथड से आप नेचुरल प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें। ठीक है, यानी कि जो किसी भी कंडीशन से किसी भी जो प्रेगनेंसी हो रही है उसको किस तरीके से अवॉइड किया जाए। मतलब प्रेगनेंसी ना होने देना, फर्टिलाइजेशन ना होने देना, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद कुछ 2-3 दिनों में किस तरह से जो है ये किया जाए कि फर्टिलाइज जो आपका जाइगोट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। यानी कि वो सारे मेथड जिससे आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में जो है इसको बढ़ावा दिया गया। और अब ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा कि क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी क्या क्या ऐसे पॉसिबल तरीके हैं जिन तरीके से जो है आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। ये चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये चैप्टर का अभी पूरा का पूरा जो है ये इंट्रोडक्शन डेमो था इस चैप्टर का। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं ना। इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद हम यही स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या इन डिटेल। ठीक है, उसके बाद जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा इनफर्टिलिटी पर। अब आप आते हैं टॉपिक चैप्टर के, यानी कि जो मेन स्ट्रीम है उस चैप्टर में स्टार्ट, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन बढ़िया समझ गए होंगे। एनसीईआरटी से बाहर इसमें कुछ मत पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।